भिलाई इस्पात संयंत्र में इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है चोरी का, ये आज की बात नहीं है, ये 50 वर्ष पूर्व से भी चल रहा है। संयंत्र के अधिकारी और CISF के जो अधिकारी हैं, बिना उनकी मिली भगत से ये संभव नहीं हो सकता है। इतना बड़ा कई हजार करोड़ों का लोहा चोरी हुआ है जो पूरे देश में नहीं पूरे विदेशों तक इसकी चर्चा है। चोरी को कैसे रोका जा सकता है, इस पर प्रबंधन का ध्यान होना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं हो रहा है कि उच्च प्रबंधन अपने अधिकारियों को बचाने में लगे हुए हैं। बिना उनके देख रेख में, बिना उनकी मर्जी में, बिना उनकी मिली भगत में इतना बड़ा चोरी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। भिलाई स्टील प्लांट में तमाम तरह के विभाग हैं, तो ऐसा कौन सा विभाग है जो सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार है? इस्पात का जो ट्रांजैक्शन होता है, लोडिंग अनलोडिंग होता है, वो लोग इस पर जिम्मेदार हैं। कितने ऐसे सिंडिकेट होंगे जो चोरी में संलिप्त हैं और विभाग के लोग उसमें मिलीभगत किए हुए हैं? सारा दोष बड़े अधिकारियों की और CISF की मिली भगत। क्या लगता है कि इस लोहा चोरी वाले मामले का भी को दब जाएगा क्या मामला? इतना बड़ा चोरी है, इतना बड़ा स्कैंडल है, बचना तो नहीं चाहिए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस समय भिलाई और भिलाई स्टील प्लांट बेहद चर्चा में है और उसकी वजह है कि एशिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट में जिस तरीके से करोड़ों रुपए की चोरी की जा रही है और जिस तरीके से बड़े बड़े सिंडिकेट सक्रिय हैं, उससे देश भर में भिलाई और भिलाई स्टील प्लांट जो है एक हॉट टॉपिक बन गया है। आखिर चोरी हो कैसे रही है? लगातार भिलाई स्टील प्लांट चोरियों के बावजूद फायदे में है, लेकिन जिस तरीके से सुविधाओं में कटौती करके उस प्रॉफिट को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे पास NJCS यानी कि नेशनल जॉइंट कमेटी ऑफ सेल के सदस्य हैं और इसके अलावा तमाम यूनियन से वो जुड़े हुए हैं। 78 वर्षीय HS मिश्रा जी, और HS मिश्रा जी जितने अच्छे तरीके से सेल और उसकी कार्यप्रणाली को जानते हैं, ख़ास तौर पर भिलाई स्टील प्लांट को, हमको लगता है कि इतनी जानकारी शायद ही किसी और पदाधिकारी को हो, इसलिए हमने HS मिश्रा जी को आमंत्रित किया है आज अपने स्टूडियो में, और ये समझने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि किस तरीके से सेल में घुन लगा हुआ है भ्रष्टाचार का। मिश्रा जी, स्वागत है आपका तीरंदाज में। पहले आप अपना परिचय दे दीजिए तमाम आप जो है संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम HS मिश्रा है। मैं हिंद मजदूर सभा का राज्य का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ और स्टील मेटल इंजीनियरिंग वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको स्पेफी बोलते हैं, उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और भिलाई स्टील प्लांट का कल ही जो चुनाव हुआ है उसका निर्वाचित अध्यक्ष हूँ। शासन प्रशासन के सामने चुनाव हुआ और बहुत सारी यूनियनों का संरक्षक और अध्यक्ष और महासचिव भी हूँ। अभी आपने जो सवाल किया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र में इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है चोरी का, ये आज की बात नहीं है, ये 50 वर्ष पूर्व से भी चल रहा है। पिग आयरन स्टील की और स्क्रैप स्टील की चोरी 50 वर्षों से भी चल रही है और इसके पहले भी स्वर्गीय ताराचंद साहू जी ने भी इस मुद्दे को उठाया था। और सिलिकॉन की एक सप्लाई होती है जो इस्पात कारखाने में काम आता है, उसमें भी हेरा फेरी का केस चल रहा है, जो CBI के पास केस चल रहा है। और अभी जो वर्तमान में चोरी हुआ है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई किसी भी घर के मालिक स्वयं बैठा हो और वहाँ इतना बड़ा घर का चोरी हो जाए। भिलाई इस्पात संयंत्र के जो चेयरमैन बैठे हैं, डायरेक्टर बैठे हैं, CEO बैठे हैं और सबके नॉलेज में है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये 50 वर्षों से चल रहा है। तो क्या इनको पता नहीं था? इनको सब कुछ पता था कि चोरी हो रही है और उसके बाद भी इस पर भिलाई इस्पात संयंत्र सफल नहीं हुआ, इसको रोकने में सफल नहीं हो सका। कारण ये है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारी और CISF के जो अधिकारी हैं,
बिना उनकी मिली भगत से ये संभव नहीं हो सकता है। आपको पता है कि सीआईएसएफ के लोग जो गेट पर ड्यूटी करते हैं, आते समय जाते समय चेक करते हैं, गाड़ियों को चेक करते हैं, कर्मचारियों को चेक करते हैं, सबको चेक करते हैं। उसके बावजूद ही इतना बड़ा कई हजार करोड़ों का लोहा चोरी हुआ है, जो पूरे देश में नहीं पूरे विदेशों तक इसकी चर्चा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि बिना सीआईएसएफ और बिना ये जो अपने बीएसपी के अधिकारी हैं जो वहाँ साथ में रहते हैं, पिग आयरन स्टेट जहाँ काम चलता है, बिना इनकी मिली भगत से ये चोरी संभव नहीं था। इतना बड़ा इस्पात कारखाना जो देश का ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये नवरत्नों में महानवरत्नों में प्रथम है। उसके बाद भी अनेकों बार चोरियां हुई हैं, अनेकों बार इसकी जांच भी चल रही है। मैंने आपको कहा सिलिकॉन पर सीबीआई जांच भी चल रही है। उसके बाद भी प्रबंधन को जागरूक होना चाहिए, सजग होना चाहिए। इतने बड़े स्कैंडल को, इतने बड़े चोरी को कैसे रोका जा सकता है, इस पर प्रबंधन का ध्यान होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। लेकिन इसलिए नहीं हो रहा है कि उच्च प्रबंधन अपने अधिकारियों को बचाने में लगे हुए हैं। कुछ लोग काम कर रहे हैं, अभी भी ड्यूटी में हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, और कुछ लोग इसमें जो इनका हाथ था वो रिटायर हो चुके हैं। तो प्रबंधन इनको बचाने में काम कर रहा है, इनको प्रबंधन बचाने का काम कर रहा है। मैं प्रबंधन से, उच्च प्रबंधन से निवेदन कर रहा हूँ कि दूध का दूध अब पानी खुलासा होना चाहिए, चाहे कोई भी अपना हो या पराया हो। अगर जांच में चोरी में किसी वारदात में पकड़ा गया, इतना बड़ा स्कैंडल, इतने करोड़ों अरबों का जो नुकसान हुआ है भिलाई इस्पात का, इस पर बचाने का काम नहीं करना चाहिए। प्रबंधन, उच्च प्रबंधन को अपने अधिकारी जो इसमें संलिप्त थे, कुछ लोग जेल भी गए हैं, अरेस्ट भी हुए हैं, इन लोगों की संपत्ति की जांच करके इनको बर्खास्त करके और इनका वसूली करना चाहिए और इनको जेल भेज देना चाहिए। अच्छा मिश्रा जी, ये बताइए कि पूरा चोरी की प्रक्रिया, मोड ऑफ रेपेंटिस होता कैसे है, कहाँ कहाँ से संभव है, कैसे संभव है? चोरी की प्रक्रिया इसलिए संभव है कि जहाँ पिग आयरन और स्क्रैप स्टील, जहाँ वहाँ अधिकारियों की जीएम, सीजीएम, एजीएम, डीजीएम बड़े अधिकारियों की ड्यूटी रहती है, वो मौजूद रहते हैं उस जगह पर जहाँ से चोरी होती है। और सीआईएसएफ के बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी गेट पर इंस्पेक्टर ड्यूटी करते हैं। बिना उनके देख रेख में, बिना उनकी मर्जी में, बिना उनकी मिली भगत में इतना बड़ा चोरी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। अच्छा, जो गाड़ियों से जो बाहर निकलता है माल, प्रक्रिया क्या है, मतलब कहाँ लूपहोल कहाँ है, पूरी प्रक्रिया थोड़ा सा समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। प्रक्रिया ये है कि गाड़ियों में पहले भी ऐसा हुआ था, तारीख तो याद नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारी वारदात चोरियां हुई हैं। गाड़ियों में जब कोई सामान जैसे डस्ट या ब्लू डस्ट निकालते हैं तो गाड़ी के लेवल तक ऊपर में डस्ट रहता है और उसके नीचे में माल रहता है, जो कीमती माल रहता है उसको छुपा करके ऊपर में डस्ट लेकर के गाड़ियों को बाहर निकाला जाता है। ये ड्यूटी किसकी होनी चाहिए है? ये ड्यूटी सीआईएसएफ की है। तो जब ये लोडिंग का काम होता है तो क्या अधिकारी या सुरक्षा बल नहीं रहता है मौजूद? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ लोडिंग अनलोडिंग, जहाँ लोडिंग का काम होता है वहाँ अधिकारी की ड्यूटी होती है और वहाँ उनके कर्मचारी भी, जिम्मेदार कर्मचारी भी नियुक्त रहते हैं। इसका मतलब ये साफ है कि ये साफ है कि सबकी मिली भगत से ये पूर्व प्लानिंग योजना के तहत ये चोरी हुआ है और इसकी पूरी जिम्मेदारी भिलाई इस्पात संयंत्र की है कि अपने अधिकारियों को बचाने में लगे हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि जो अगर सही मायने में चोरी किए हैं और उनके खिलाफ अपराध दर्ज है और साबित होता है तो उनको बर्खास्त करना चाहिए और उनकी संपत्ति को कुर्क करके उनसे वसूली करना चाहिए और नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, इसलिए कि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति न हो। भिलाई इस्पात संयंत्र आज आपको बताना चाहता हूँ कि कम लागत में गुणवत्तापूर्वक प्रोडक्शन चाहता है, उत्पादन चाहता है और वो होता भी है, लेकिन
गुणवत्ता और प्रोडक्शन होने के बाद भी तमाम दुनिया के लोग, देशों के लोग जो इस्पात का आयात निर्यात करते हैं उनको ये पता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लाभ भिलाई इस्पात संयंत्र को, जो लाभ सेल को होना चाहिए था और वो लाभ इसमें सेल का नुकसान हो रहा है, वो लाभ चंद लोग जो अधिकारी और जो चोरी में पकड़े गए हैं, जो बाहर के लोग जो मिली जुली अपना गेट पास बना करके और षड्यंत्र को योजना पूर्वक बना करके ये माल निकाले हैं, ये बहुत संदिग्ध नहीं, ये सही है कि ये सबकी प्लानिंग से चोरी हुआ है और ये नुकसान सेल का है। और जो कुछ चंद लोग इसका करोड़ों अरबों का लाभ लेकर के करोड़ों रुपए के मालिक हो गए हैं, अरबों रुपए के मालिक हो गए हैं, इनसे तो वापसी के लिए पहल करके मैं प्रबंधन से पुनः निवेदन करता हूं और मैं प्रधानमंत्री को अपना स्टील मिनिस्टर को चिट्ठी भी लिखूंगा इसके बारे में कि इस तरह की चोरी और पहले भी हो चुकी है, सीबीआई जांच भी हो चुका है, लेकिन आज भी सेल के उच्च अधिकारी और जो इस्पात मंत्री है वहां तक क्यों खबर नहीं जाती है, क्यों इसको छुपाया जाता है। इसको सबके सामने समक्ष करना चाहिए और इसका फैसला किसके ऊपर है, आरोप करके इनको सजा देने का काम करना चाहिए। अच्छा, भिलाई स्टील प्लांट में तमाम तरह के विभाग हैं, जी, तो ऐसा कौन सा विभाग है जो सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार है? वो इसके लिए जो इस्पात जो देखते हैं, जो स्टील मेल्टिंग है और इस्पात जहाँ इस्पात का जो ट्रांजैक्शन होता है, लोडिंग अनलोडिंग होता है, वो लोग इस पर जिम्मेदार हैं। इस्पात का जो लोडिंग अनलोडिंग होता है, जहाँ से माल निकलता है, ट्रकों में लादा जाता है, वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वहाँ के कर्मचारी अधिकारी सबसे मुख्य जिम्मेदार हैं। अभी उसके हेड कौन है उस डिपार्टमेंट? अब उसके हेड का हमको नाम तो पता नहीं है क्योंकि मैं प्लांट जाता नहीं हूँ। अच्छा, तो आप तो लंबे समय तक स्टील प्लांट में रहे हैं। जी, मैं रहा कितने हूँ। साल आपने स्टील प्लांट को दिए हैं? मैं HCL के माध्यम से लगभग 25-30 वर्ष काम किया हूँ, प्लांट का एक एक चीज़ जानता हूँ और मैं उनका इसलिए नाम नहीं जानता हूँ कि वहाँ मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं था। मैं एक मजदूर नेता हूँ और मजदूरों की अपना काम करते थे ड्यूटी, और मजदूरों की हित की बात, उनके अधिकार की बात को प्राथमिकता दे करके मैं अधिकारियों से संपर्क करता था। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रबंधन जब NJCS बोर्ड की मीटिंग होती है तो डायरेक्टर सेल बोलते हैं, हम लोग कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं अरे मिश्रा जी ये यहाँ का मामला नहीं है, ये लोकल मामला है, आप लोकल अधिकारियों से बात करिए। बिल्कुल सही बोलते हैं, लेकिन जब लोकल अधिकारियों से बात करना चाहते हैं, हम ही नहीं कोई भी यूनियन का पदाधिकारी लोकल अधिकारियों से बात करना चाहते हैं, फोन उठाना तो दूर, वो कुछ समझते ही नहीं है कि कॉल बैक करें कि नहीं करें। यहाँ तक कि आपको बता रहा हूँ, जो कर्मचारियों के हित से संबंधित IR विभाग है वो फोन तो उठाना दूर, कॉल बैक भी नहीं करते हैं। और इस तरह के अधिकारी आज भी IR में मौजूद हैं जो फोन नहीं उठाते हैं और संपर्क करने से कतराते हैं। इसका मतलब ये है कि लूप होल है, वो गलत है, इसलिए ऐसा कतराते हैं। अगर सही IR का काम होता, IR विभाग सही होता, एक इतने सीनियर लीडर जो देश प्रदेश का, जो राष्ट्रीय स्तर का नेता है, बोर्ड का मेंबर है, उसका फोन नहीं उठाया जाता है, ये बहुत दुखद स्थिति है। इससे क्या शोषण और मजदूरों का, कर्मचारियों का बढ़ते जा रहा है। अभी आपको बताना चाहता हूँ कि जो NJCS में बोर्ड मीटिंग हुई थी, 39 महीने की एरियर्स की बात हुई थी और वहाँ के उच्च प्रबंधन ने सेल में जो NJCS की बैठक होती, उन्होंने कहा था कि 39 महीने का एरियर्स दिया जाएगा कुछ समय के बाद। आज 2017 से कई वर्षों बीत गए, 39 महीने की बात तो छोड़ दीजिए, 39 रुपया किसी के खाते में नहीं आया। जो चोरी हो रही है, पैसा तो इधर से लीक हो जा रहा है पूरा जी। तो आपको नहीं लगता है कि ये पैसा तो जो कर्मचारियों को मिलना चाहिए था, वो पैसा जो कर्मचारियों को मिलना चाहिए था, वो पैसा नहीं मिल रहा है और उल्टा उनकी सुविधाओं में उनकी कटौती की जा रही है। और ये कुछ चंद लोग जो हैं करोड़ों अरबों के मालिक पर हैं, उसकी जांच प्रक्रिया तो चालू है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, इस पर बड़े प्रतिनिधि और मुख्यमंत्री जैसे लोग, मंत्री जैसे लोग जो मतदाता के पास हाथ जोड़ करके मतदान के लिए आते हैं, उस पर इनको
बात करना चाहिए। इसके लिए उनको भी आगे बढ़ करके इस चोरी में जो शेयर होल्डर है, जो फंसे हुए, जो मतलब प्लानिंग के अंदर है, जो मिली भगत के अंदर है, उनके खिलाफ भी इनको भी बयान देना चाहिए। और इसके बाद से षड्यंत्र का जो देश का नहीं, पूरे लोगों की कमाई है, देश के कर्मचारियों की कमाई है, उस पर विराम लग सके। इनको भी, प्रतिनिधियों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी जो चोरी हो रही है उसमें क्या कुछ छोटे लोग हैं या बड़े लोग हैं? कितने ऐसे सिंडिकेट होंगे जो चोरी में संलिप्त हैं और विभाग के लोग उसमें मिलीभगत किए हुए हैं? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई भी बड़ा चोरी, जो करोड़ों अरबों की चोरी होती है, उसमें कोई छोटा मोटा कर्मचारी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कि वो आदेश का पालन करता है। जो अधिकारी बोलता है उसको नौकरी करना है, तो डर के मारे अगर वो विरोध करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। इसलिए चोरी को देख करके, समझ करके भी वो मुंह बंद इसलिए रखता है कि उसको नौकरी करना है। इसमें सारा दोष बड़े अधिकारियों की और सीआईएसएफ की मिली भगत। सबसे बड़ा आरोपी ये प्रबंधन के कुछ लोग जो उस डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, जहाँ से लोहा या ट्रांसपोर्ट होता है, लोडिंग अनलोडिंग होता है, सबसे बड़े जिम्मेदार वो हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई प्रबंधन को, सेल प्रबंधन को बचाने के सिवाय उनको बर्खास्त करने की, उनकी संपत्ति का जांच कराने का काम करना चाहिए। अभी किस किस स्तर के अफसर इस चोरी में इन्वॉल्व हो सकते हैं? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब इसमें मैं किसी के सेल के उच्च अधिकारी का नाम इसलिए नहीं बता सकता, और चूंकि मुझे ये नहीं मालूम है कि उनका हाथ है वो क्या बोले हैं, मैं ये नहीं बता सकता हूँ। लेकिन इतना बड़ा चोरी अनेकों बार ताराचंद साहू जो यहाँ के 5 बार सांसद रहे हुए हैं, उनके समय भी सिलिकॉन का बता चुके, जो सप्लाई में धांधली हुआ था जिसकी सीबीआई जांच हुई। क्या उनको पता नहीं है? अगर वो चोरी में नहीं है, मैं मान लेता हूँ कि वो दिल्ली में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, लेकिन ये समस्या का समाधान और ये चोरी की बात, सीबीआई जांच की बात तो उनके कानों में होगा, उनको नॉलेज में होगा, तो क्यों नहीं उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किया? ये एक संदिग्ध बात है। उनको भी कार्रवाई करना चाहिए कि जो अधिकारी इस देश के मानी जानी इस्पात कंपनी जो नवरत्नों में है, और वो प्रॉफिट जो सेल को होना चाहिए, चंद लोगों के अधिकारी और सीआईएसएफ की मिली भगत से जो करोड़ों अरबों का जो घपला हुआ है, उनको भी मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो मालिक इनको पता करके उनके ऊपर निष्पक्ष कार्रवाई करने का काम करना चाहिए, न कि उनको बचाने का काम करना चाहिए। अच्छा, इस सिलिकॉन वाला क्या मामला है, थोड़ा सा बताएंगे विस्तार से? क्या यूज़ होता है, देखिए, कब का मामला है? सिलिकॉन मामला ये है, यूज़ किस चीज़ में होता है सिलिकॉन? वो प्लांट में, फर्निश वगैरह में और कुकन में जहाँ काम चलता है ना, जहाँ लोहा वगैरह का, उसमें वो सिलिकॉन लगता है। अच्छा। उसकी पूरी जानकारी हमको नहीं पता है, लेकिन वो प्लांट के मशीनों में, प्लांट के साइड में जितने विभाग है उसमें वो सिलिकॉन का यूज होता है। और उसमें भारी घपला हुआ है, जिसकी जांच भी सीबीआई कर चुकी है। कब का है मामला? ये मामला बहुत पुराना है। उसका कोई नतीजा आया क्या? नहीं, कोई नतीजा नहीं आया। जांच अभी कोई नतीजा, ताराचंद साहू जी भी उस समय थे, सांसद थे। और देखिए, हमको लगता है कि किसी भी जांच का प्राथमिकता से बहुत उठाव चढ़ाव होता है, बहुत बयानबाजी है, बहुत अखबारों में सब जगह आता है, चैनलों में, लेकिन उसका कोई परस्यू नहीं करता है। इसलिए कि पहले लोगों को ये बताया जाता है कि ऐसा हो गया, फलाने ने चोरी किया, बहुत बड़ा गलत किया, अपराध किया। तो मैं ये निवेदन करता हूँ कि किसी भी एजेंसी को, अपराध तो ठीक है, लेकिन अब अपराध का बताते हैं आप, लेकिन अपराध का निष्कर्ष क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसको भी आम जनता को, देश की जनता को बताना चाहिए। क्या लगता है कि इस लोहा चोरी वाले मामले का भी को दब जाएगा क्या मामला? इतना बड़ा चोरी है, इतना बड़ा स्कैंडल है, बचना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इस्पात उद्योग का नहीं, भिलाई इस्पात का नहीं, इसमें कर्मचारियों का, जनता का भी हक है, जनता का भी पैसा लगा हुआ है, इसलिए बचना नहीं चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई बचाने में लगा है तो उसको छोड़ करके निष्पक्ष जांच करके उनको पनिश किया जाए, उनको सजा दिया जाए।
आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले 15-16 दिन पहले समस्त ट्रेड यूनियन के लोग सेक्टर 9 में निजी सेक्टर 9 को अस्पताल को बेचने के लिए निजी हाथों में निजी उद्योग को अस्पतालों को देने के लिए 8 कंपनियों का टेंडर आया, जिसमें अपने भिलाई के शंकराचार्य का IP मिश्रा जी की भी कंपनी है, उन्होंने भी आवेदन किया था। लेकिन आज तक इसलिए नहीं रुका है, आज तक इसलिए आगे नहीं बढ़ा, इसलिए रुका है कि भिलाई इस्पात संयंत्र बोलता है कि भाई हम पहले से जो रिटायर हो चुके हैं हम उनकी भी दवा करते हैं, उनके परिवार की दवा करते हैं, पति पत्नी की रिटायर के बाद। लेकिन जो एजेंसियां टेंडर भरी है आज टेंडर, उनका कहना है कि नहीं, हम जो रिटायर हो गए हैं उनका हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, इसलिए ये मामला अभी लंबित है, रुका हुआ है। जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा उस दिन ये सेक्टर 9 प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ सेक्टर 9 अस्पताल जी, सेक्टर 9 अस्पताल को निजी करने की जो पहल हो रही है, इसका समस्त ट्रेड यूनियन और पूरे प्रदेश की और पूरे भिलाई दुर्ग जिला की जनता इसके लिए, और इसमें बहुत सारे वो देवेंद्र यादव भी थे, उन्होंने भी भिलाई बचाओ आंदोलन किया, और भी हमारे नेता प्रतिनिधि जो हैं भिलाई बचाओ, कुछ भाजपा के लोग भी थे, भिलाई बचाओ आंदोलन, सेक्टर 9 को निजीकरण से बचाओ आंदोलन, उसमें भाग लिए हैं। और ये जोर शोर से चल रहा है कि निजीकरण नहीं होने देंगे, इसके लिए चाहे जो भी आंदोलन होगा, जो भी कुर्बानी होगी, सारे यूनियन के लोग और रिटायर अधिकारी, उनके एसोसिएशन के लोग, भिलाई अधिकारी एसोसिएशन के लोग, वो लोग भी रिटायर लोग हमारे साथ हैं, और सब लोग मिलजुल करके संयुक्त रूप से इस निजीकरण का भारी विरोध कर रहे हैं। और वक्त आएगा ऐसी कोई बात होगी तो बढ़ चढ़ करके उग्र आंदोलन करने के लिए हमको और सारे लोगों को बाध्य होना पड़ेगा। अच्छा, एक समय था जब फेरो स्क्रैप लिमिटेड जो था वो सारा काम, जो भी जो सेकंड का माल होता था, रस्ट में से लोहा निकालने का काम फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड करता था। उसके बाद फिर प्राइवेट कंपनियों की एंट्री हुई। क्या आपको लगता है कि प्राइवेट कंपनियों की एंट्री के कारण ही ये मामला जो है बिगड़ना शुरू हुआ चोरी का? ये भी सही है, बिल्कुल सही है, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन हम हर जगह सुने हैं कि आजकल कमीशन के बिना कमीशन के बिना न कोई सड़क बन सकती, न कोई बिल्डिंग बन सकती, न कोई भवन बन सकता, और न कोई सरकारी दफ्तर बन सकता है। छाती पर चढ़ करके ले ठेकेदारों से कमीशन लेते हैं, तो गुणवत्ता कहाँ से रहेगी? घटिया पुल बन रहा है जो गिर जा रहा है, घटिया सड़क बन रही है, घटिया भवन बन रहा है, सब कुछ तो घटिया बन रहा है। उसका कारण मैं ठेकेदार की गलती नहीं, पहली गलती मैं उस अधिकारी की मानता हूँ, उस इंजीनियर की मानता हूँ, जिसके माध्यम से, जिसके तहत, जिसके अंदर ये काम होता है। सबसे बड़ा कल्पिट, सबसे बड़ा आरोपी वो इंजीनियर और अधिकारी है, ठेकेदार दूसरे नंबर का जिम्मेदार है। तो क्या ये शासन प्रशासन को नहीं पता है? प्रशासन को पता है कि इस तरह की बातें आपने सुना भी होगा। इस प्रदेश में नहीं, देश में बहुत सारे निर्माणाधीन और जो निर्माण हो चुके हैं, पुल गिर गया, बह गया, बहुत सारी सड़कें बह गई, इस तरह की घटनाएं आम जनता को देखने को मिलता है, जिसमें पुल गिरने के बाद हजारों लोगों की मृत्यु होती है, धन और जन की क्षति होती है। उसके बाद भी हम क्यों चुप बैठे हैं? इसके ऊपर क्यों नहीं होता है? आज मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अंग्रेजों के समय में जो भी बिल्डिंग बना है, अंग्रेजों के समय में जो भी भवन बना है, जो भी पुल बने हैं, आज भी यथावत हैं, आज भी वो जैसे के तैसे हैं। इसका मतलब साफ होता है कि कुछ भी थे, वो देश की आज़ादी में बाधक थे, गुलाम बनाए थे, लेकिन उनका जो काम होता था और उनका जो कल्चर था, उनका अनुशासन था, उससे हम लोगों को सीख लेना चाहिए। उन्होंने एक नंबर का काम किया था, जो आज भी एक मिसाल के रूप में है। लेकिन आज हम जो काम कर रहे हैं, घटिया मिलावट, घटिया स्तर की सामग्री, घटिया ईंट, घटिया छड़, घटिया स्तर का सामान लेकर के सिर्फ देश और हित में, जनहित में कोई नहीं चाहते हैं, अपने स्वार्थ और व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए। और ये भी है कि भाई भतीजा और संबंधित ठेकेदार, जिस सरकार बनती है वो अपने लोगों को
पद में रखती है, चाहे वो कोई विभाग हो, श्रम विभाग हो, एडवाइजरी विभाग हो या कहीं भी, क्या एक से एक बड़े पत्रकार, एक से एक बड़े बुद्धिजीवी, एक से एक बड़े चैनल के लोग, एक से बड़े बड़े जानकार श्रमिक नेता प्रदेश में हैं, आज तक उनको किसी विभाग में उनको मनोनयन नहीं किया गया। उनको क्यों नहीं बोर्ड का मेंबर सरकार बनाती है? तो ये जो अपना और पराया, जो अपने भाई भतीजा की नीति है, जब तक ये तागेगी नहीं, इनके मन से इस तरह की भावना नहीं जाएगी, तो कोई भी काम सही नहीं होगा और जो भी होगा वो गलत होगा। दो अंतिम सवाल हैं हमारे। पहला सवाल ये है कि जो चोरी हुई, करोड़ों की चोरी जो हो रही है, क्या आपको नहीं लगता कि अगर यही पैसा बचता तो कर्मचारियों के हित में खर्च किया जाता? दूसरा कि जैसे बीएसपी ने करीब एक समय था जब 40 स्कूल थे, अब उन स्कूलों की संख्या उंगली पर है। सेक्टर 9 हॉस्पिटल जो हमको लगता है प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था एक समय, 850 बिस्तर का अस्पताल था वो, उसकी भी स्थिति आप डामाडोल है, लोग प्राइवेट वाले उसको लेना चाहते हैं। तो जो पैसा चोरी हुआ है वो कर्मचारियों के हितों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि उनकी कटौतियां की जा रही हैं। बिल्कुल सही सवाल है। जो चोरी हुआ है और कई हजार करोड़ का जो पैसा, ये कुछ बताया पहले भी, कुछ चंद लोगों को लाभ पहुंचाने का और कमाने का काम किए हैं लोग। अगर ये नहीं होता, ये पैसा जो बोलते हैं गुणवत्ता, कम लागत में गुणवत्तापूर्वक हम उत्पादन कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो गुणवत्तापूर्वक उत्पादन कर रहे हैं और आपके यहाँ इतनी बड़ी बड़ी चोरी हजारों करोड़ों की होती है, अगर वो नहीं होता, उस पर प्रबंधन का, सेल का ध्यान होता, वो पैसा बचता, तो आज ये कर्मचारियों की सुविधाओं में जो कटौती हो रही है, जो कटौती कर रहे हैं, पहले 40-50 हज़ार 60 हज़ार लोग रहते थे हैं और आदमी कम थे, है ना, और आज मुश्किल से 8 से 10 हज़ार भिलाई इस्पात संयंत्र में काम कर रहे हैं लोग, मुश्किल से, और ठेका मजदूर लगभग 20 से 22 हज़ार लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार और सेल इतने वर्षों से लोग मेहनत और परिश्रम से विषम परिस्थितियों में धूप पसीना और ठंड में अपनी ड्यूटी समर्पित भाव से काम करते हैं। उनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी होने के जगह कटौती की जा रही है। बताया कि एरियस नहीं दे रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है कितने लोगों का, और किसी को क्वार्टर चाहिए तो उसमें कैटेगरी देखते हैं। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि किस आधार पर, किस नियम के तहत सेल प्राइवेट सेक्टरों को, प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट स्कूलों को ये उनके हाथों में दे रहा है? उनको 32 बंगला में कई प्राइवेट लोगों को रहने का जगह दे दिया। प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, ये स्कूल के लोग, जो 40-42 स्कूल था, आज वो 17-18 स्कूल बच गए हैं, जो कि सबसे गुणवत्तावत शिक्षा चलता था। बीएसपी के स्कूल में लोग पढ़ना चाहते थे बच्चे, और गार्जियन लोग भी बोलते थे बहुत अच्छा है, और कम पैसे में कर्मचारियों का काम चलता था। और आज भिलाई इस्पात संयंत्र जो सेक्टर 9 है, एक चीज़ और आपको खुलासा करना चाहता हूँ कि जो भी बड़े डॉक्टर बैठते हैं वहाँ, कुछ लोग तो बहुत ही ईमानदार हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको खुद देखना चाहिए। बीएसपी में, सेक्टर 9 में खुद इलाज करना चाहिए। इनके पास सारी टूल्स लेकर 9 मशीनें हैं और सारे स्टाफ के लोग हैं, पहले पैरामिलिट्री स्टाफ है, सारे वो क्या बोलते हैं, मिस्त्री का है ना, टेक्नीशियन है। उसके बाद भी जो ये कर सकते हैं, उसको भी प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट अस्पतालों में रेफर करते हैं। क्यों करते हैं? इसका भी कुछ कारण है। ये नहीं करना चाहिए। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि आज भी भिलाई इस्पात संयंत्र का सेक्टर 9 आज भी गुणवत्ता वर्गपूर्वक काम हो रहा है। आज भी सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है और सबसे अच्छी दवा और अगर व्यवस्था हो रही है तो सेक्टर 9 में हो रही है। उसके बाद भी रेफर करने का क्या कारण है? इसमें ये संदिग्ध बात है। इनको यहाँ किसी को करना नहीं चाहिए। दूसरी बात, आज स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर में दे दिए। आज वो प्राइवेट सेक्टर के लोग मनमानी फीस वसूल रहे हैं, मनमानी नियम कर रहे हैं, उनको रोज़ पैसा चाहिए। आज ये कार्यक्रम है, आज वो कार्यक्रम है, आज खेल कूद है, वहाँ जाना है, बाहर भेजना है, तमाम तरह की बातों को करके गार्जियन से पैसा ले रहे हैं। और गार्जियन इसलिए मजबूरी में दे रहा है कि उसको बच्चों को पढ़ाना है। अगर वो नहीं देगा तो स्कूल प्रबंधन नाराज होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पैसा फीस और जो तुमको पैसा
स्कूल और कॉलेज के लोगों को, प्राइवेट स्कूल कॉलेजों को पैसा जो तुम हाई रेट में वसूली कर रहे हो फीस और उनसे पैसा ले रहे हो हॉस्टलों का, तो क्यों नहीं तुम भेजते हो बाहर में अपने पैसे से? क्यों नहीं जो भी कारण बताते हो या प्रोग्राम करते हैं उस पैसे से क्यों यूज नहीं करते हो? और उस पैसे का यूज नहीं करके ये प्राइवेट सेक्टर के स्कूल कॉलेज के लोग मालामाल हो रहे हैं और प्रबंधन ये कर रहा है कि हमारे जो कर्मचारी भिलाई इस्पात संयंत्र के वो परेशान हैं। उनकी मजबूरी है कि अब भिलाई इस्पात संयंत्र में कम और प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा ध्यान जा रहा है उनका पढ़ाने का। अंतिम सवाल है कि पुलिस जो है लोहा चोरी के मामले में जांच कर रही है, आप कितने संतुष्ट हैं एक कर्मचारी यूनियन के नेता होने के नाते कि पुलिस जो काम कर रही है उससे इस मामले में तह तक पहुंचेगी? देखिए, ये भी बहुत एक अहम सवाल किए। मैं जो अखबार पढ़ता हूँ और मैं चैनलों में जो देखता हूँ कि पुलिस इसको प्राथमिकता ले करके पुलिस इसमें तत्परता से काम कर रही है और अभी तक 17, 18, 19 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। ये पुलिस की कामयाबी है और पुलिस इसमें तत्पर है। इनको अभी भी पुलिस सबका खंगाल रही है, सबका पता ठिकान ले रही है और ये भी देख रही है ये चोरी आज नहीं, साल 2 साल से नहीं, ये 50 वर्षों से हो रहा है। पुलिस वहाँ तक पहुँचने का काम कर रही है। वर्तमान के जो पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिस अधीक्षक हैं, आईजी डीआईजी हैं, आज वो इसको तत्परता से खोजबीन करके पता लगा करके अपराधियों को सजा दिलाने के लिए वो तत्पर हैं और पुलिस अपने संज्ञान में सब कुछ इकट्ठा कर रही है और कठोर कार्रवाई करने के लिए पुलिस बड़े निर्भीकता से और बहुत अच्छा काम कर रही है। कि अगर मान लीजिए कि इस जांच के दौरान जो पुलिस अधिकारी इसमें गंभीरता से जांच कर रहे हैं उनका तबादला होता है तो उससे क्या मैसेज आम जनता के बीच में जाएगा? नहीं, वर्तमान में अभी जो जांच कर रहे हैं उनका कोई तबादला नहीं हुआ है। मैं बार नहीं, अगर होता है तो उससे मैसेज क्या जाएगा? अगर होता तो 2 कारण बता दिए भैया। एक तो बचाने का काम होगा चोरों को, दूसरा नियमानुसार अगर वो 3 साल हो चुका है तो उसमें भी हो सकता है। वही तो 2 बात बोल रहा हूँ, बचाने का काम हो सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई नियमानुसार नहीं है, नियम नहीं है, अचानक से अगर होता है तो मैसेज क्या जाएगा? बस इतना सा जवाब। अब मैसेज को लोगोों को सुबह होगा, संदेह होगा कि क्यों ऐसा किया होगा। बचाने का काम हो रहा है चोरों को जी। अच्छा, अब एक लाइन में वो एक और जानना चाहते हैं कि बीएसपी के अफसर क्या ईमानदारी से काम करते हैं या नहीं? बस एक लाइन में। आपने बहुत बड़ा सवाल, बहुत अच्छा सवाल किया जो आखिरी में हम बोलना चाहते हैं। बीएसपी के अधिकतर अधिकारी और इंजीनियर मतलब बहुत ही ईमानदार हैं और समर्पित भाव से काम करते हैं और प्रबंधन की और इस्पात की बढ़ोतरी के लिए, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, तहे दिल से समर्पित भाव से काम करते हैं। लेकिन उसमें कुछ अधिकारी और इंजीनियर जो ठेकेदारों से मिलजुल करके मजदूरों का जो भुगतान होता है, AWA होता है, बोनस होता है, छुट्टियों की सुविधा होती है, तमाम सुविधाएं, नियुक्ति पत्र और परिचय पत्र होता है, वेतन पर्ची होती है और सुरक्षा के उपकरण होता है, उसको बचाने के लिए जो ऑपरेटिंग अथॉरिटी हैं, कुछ ऑपरेटिंग अथॉरिटी, मैं सबको तो नहीं कहूँगा, कुछ ऑपरेटिंग अथॉरिटी हैं जो मेरे नॉलेज में भी है, कुछ ऑपरेटिंग अथॉरिटी ठेकेदार और कंपनियों से मिलजुल करके वो बचाने का और कर्मचारियों का शोषण करने में उनका भी हाथ है। इसका मतलब है कि वो स्वयं का लाभ ठेकेदार से मिलकर लेना चाहते हैं। दूसरी बात, एक और खुलासा करता हूँ कि जब कभी किसी डायरेक्टर जो भी डायरेक्टर होते हैं, वर्क डायरेक्टर होते हैं, जो काम कराते हैं, जिनके ऊपर होता है, ईडी होते हैं, वर्क ईडी होते हैं, वो अगर कोई बिहार से आ गया तो बिहार के ठेकेदार जो उनके पुत्र हैं उनको बुलाएंगे, कोई उड़ीसा और नागपुर से आ गया तो वो उनको बुलाएंगे। देश के कोने कोने से कोई आएगा तो उनको बुलाते हैं अपने क्षेत्र के लोगों, अपने क्षेत्र के लिए और अपने फायदा के लिए। और बीच में वो कम रेट में काम लेकर के टेंडर भरते हैं और कारण भरते हैं और बीच में काम छोड़ करके भाग जाते हैं, जिसका खामियाजा सेल को, भिलाई इस्पात को पेमेंट करना पड़ता है। नंबर 1। नंबर 2, निजी स्वार्थ के लिए। आज मैं बताना चाहता हूँ, मैं 60 साल 62 साल से हूँ भिलाई में। आज यहाँ के जो बड़े बड़े ठेकेदार भिलाई इस्पात के
अंदर जो काम किए हैं, जो उन्होंने भिलाई इस्पात का निर्माण किया है, बड़ी बड़ी कंपनी और ठेकेदार लोकल जो उद्योगों में काम कर रहे हैं, उद्योग क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको काम नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? कि इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि वो बाहर से नहीं आए हैं, जबकि निर्माण इस्पात का निर्माण, भिलाई इस्पात का निर्माण हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जब था, इन्होंने इसका निर्माण किया और इनकी सहभागिता बढ़ चढ़ के थी। लेकिन आज टेंडर के माध्यम से और जो अधिकारी आते हैं बाहर के, उनके माध्यम से इनको काम न दे करके किसी बाहरी कंपनी को, ये जो कुछ छोटे मोटे ठेकेदार हैं 10-20, इनको हटा करके एक मोटे ठेकेदार को, बड़े ठेकेदार को पूरा काम दे करके और बाकी मजदूरों को बेरोजगार कर रहे हैं। और जो छोटे लघु ठेकेदार हैं, ये लोगों को बेरोजगार करने काम कर रहे हैं। इसमें इनकी मिली जुली है और बाकी बड़े अच्छे ईमानदार भी हैं, जिससे काम आज के पहले 15-20 साल पहले टीम वर्क में काम होता था। सब लोग मिल करके, अधिकारी कर्मचारी का बहुत भेदभाव नहीं होता था, बात करके और समन्वय बनाकर स्थापित करके कोई भी काम होता था। उस समय दुर्घटना कम होता था, उस समय किसी की जान नहीं जाती थी। आपने देखा होगा भिलाई इस्पात संयंत्र में कितनी दुर्घटना हुई, कितनी मौतें हुई हैं, उसके बाद भी भिलाई इस्पात संयंत्र अभी जागा नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भिलाई इस्पात संयंत्र के उच्च अधिकारी को संज्ञान में लेना चाहिए और ये तमाम जो चोरी की घटनाएं हैं, जो सुरक्षा के कारण अभी सुरक्षा के मापदंड की कंपनियों द्वारा जो पूर्ति नहीं की जा रही है और मनमाने जो लोगों का ठेका मजदूर जो समर्पित भाव से इस्पात को, सबसे समर्पण भाव से, सबसे हाथ है, ठेका मजदूरों का बहुत हाथ है प्रोडक्शन में, उत्पादन में, उनके साथ उनका वेतन और उनकी सुविधाओं को भी पूरा नहीं दिया जा रहा है। इसकी शिकायत हम डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर, सहायक समन्वय सेंटर में भी कर चुके हैं। तो मैं इन बातों को उच्च अधिकारी और सेल के बड़े डायरेक्टर और प्रबंधन को संज्ञान में लाता हूं कि आप इन बातों को सोच समझ करके इस पर सही निर्णय ले करके लोगों को शोषण बंद करें और जो लोग चोरी में संलिप्त हैं उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो, उनको बचाने का काम न करें। अच्छा, कितने % अधिकारी होंगे जो बेईमान हैं परसेंटेज में? इसमें 30% अधिकारी और इंजीनियर, नहीं सॉरी, इसमें 22-24% वो बेईमान हैं जिनको ठेका कंपनी का काम देखने को मिलता है। जो ठेका और कंपनियों का काम देखते हैं, एजेंसियों का काम देखते हैं, वो उसमें 10-5 को छोड़ के परसेंटेज बेईमान है। लेकिन अभी भी आजकल 70-75% जो इनको ठेका, जिनका सीधा कांटेक्ट ठेका कंपनियों से नहीं है, जो है वो मिली जुली है, बिना ऑपरेटिंग अथॉरिटी का, ऑपरेटिंग अथॉरिटी को साइन करना चाहिए, उनको अपने सामने पेमेंट कराना चाहिए कि न्यूनतम वेतन दे रहे हो कि नहीं, AWA पूरा दे रहे हो कि नहीं, बोनस दे रहे हो कि नहीं, उनकी नियुक्ति पत्र दे रहे हो कि नहीं, सुरक्षा के उपकरण, जूता, हेलमेट, गॉगल्स और हेलमेट और ऊपर सेफ्टी बेल्ट दे रहे हो कि नहीं, उनकी छुट्टियों का सुविधा दे रहे हो कि नहीं, 8 घंटा के बाद डबल ओवर टाइम दे रहे हो नहीं। तमाम सुविधाएं उनकी जरूरत, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसको ध्यान न दे करके वो व्यक्तिगत लाभ ठेकेदार से मिल करके अपना व्यक्तिगत लाभ। तो ये थे HS मिश्रा जी, जो कि सीनियर कर्मचारी यूनियन, तमाम कर्मचारी यूनियन के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कर्मचारी नेता हैं और ये बहुत अच्छे से भिलाई स्टील प्लांट की कार्यप्रणाली को भी समझते हैं। और भिलाई स्टील प्लांट में जिस तरह की घुन लगी हुई है उस पर उन्होंने बहुत तीखा और शार्पनेस तरीके से प्रकाश डाला है। अब देखते हैं आने वाले समय में भिलाई स्टील प्लांट की क्या गति होती है, क्या घुन रूपी अफसरों को निकाल बाहर किया जाता है, उनके ऊपर FIR होती है, उनको जेल भेजा जाता है या नहीं भेजा जाता है। लेकिन ये तय है कि एक सिस्टम क्रिएट हो गया है भिलाई स्टील प्लांट में। भिलाई स्टील प्लांट में एक सिस्टम क्रिएट हो गया है कि किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से उसको नुकसान पहुँचाया जा रहा है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।